हेलो दोस्तों। तो आज से मैं आपको डिप्लोमा का फ़िज़िक्स, जो डिप्लोमा फ़िज़िक्स होती है फर्स्ट ईयर में, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, इट मीन्स मैं जो बुक मैंने प्रेफर की है वो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की बुक है। लर्निंग टेस्ट बुकलेट फ़िज़िक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जनवरी 2019 की प्रिंट है ये। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज से हम इस पूरे जितने भी बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, जो हमारा सिलेबस में, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो ये आप देख लेना, जो यहाँ पे इनके वो भी हैं, मैं आपको सिलेबस को दिखा रहा हूँ। पहला चैप्टर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम सबसे पहले चैप्टर पे चल लेते हैं, फिर देखेंगे कि उस पहले चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है। ये आपको सिलेबस के बारे में बता रखा है, कितना सिलेबस, क्या क्या आता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या हिसाब किताब होता है। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपको सिलेबस का तो पता होगा ही, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहला चैप्टर हमारा बेसिक है, बहुत आसान है फिज़िक्स। मतलब डिप्लोमा के फ़िज़िक्स 10वीं के साइंस के ये जैसे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यहाँ पे इनके मतलब क्या कारण है जिनके कारण हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड फिज़िक्स क्वांटिटी। मतलब फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है। तो देखिए फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स मीन्स नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। एक्चुअली देखिए, जो बच्चे डिप्लोमा में जाते हैं वो ज़्यादातर तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो बुक की लैंग्वेज है ना, बहुत सिंपल है, आप एक दो बार पढ़ोगे और फिर उसे आप खुद बना पाओगे। तो फिज़िक्स क्या है, द स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिज़िक्स। या आप ऐसा कह सकते हो, जो डील करता है। देखिए आप पढ़ सकते हो, फिज़िक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है जो डील करता है, स्टडी करता है किसकी, नेचर की, उसे फिज़िक्स कहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो स्टडी, ये एक साइंस की ब्रांच है जो स्टडी करता है, डील करता है किसके ऊपर, किसकी, नेचर की, उसे फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। विच डील विथ स्टडी ऑफ नेचर, यानी जो डील करता है, स्टडी करता है, स्टडी करता है मतलब उसके ऊपर, उसकी लाइक स्टडी मीन्स पढ़ाई करना ही होता है, उसके ऊपर जानना समझना है कैसे क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इन चीज़ों को जो जानता है वो फिजिक्स कहलाता है। ये एक साइंस की ब्रांच है। सिंपल इतना याद रखना है आपको। इसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो, जैसा लेंथ हो गया और वेट हो गया, डायमेंशन हो गया, टाइम हो गया। जिन चीज़ को आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी, और जिन्हें मेजर नहीं कर सकते वो आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फीलिंग हो गया, मतलब जिन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते हो कि आपसे कोई कितना प्यार करता है, तो वो क्या हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो। एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस एंड विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम मेजर और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसे लिख सकते हैं। आप, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताओ कि आप किसी से कितना प्यार करते हो, तो यू कांट एक्सप्लेन दिस एंड यू कांट, मतलब आप उसे मैथमेटिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वही होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना याद रखना। ये दो डेफिनेशन है, दो दो नंबर के आने के चांसेस बनते हैं, तो थोड़ा मतलब ये बेसिक है, तो इतना तो थोड़ा याद रखना ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं यूनिट, मेजरमेंट एंड डेरिवेशन यूनिट। देखिए जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, द नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है और आप उससे कंपेयर कर रहे हो, तो वो यूनिट हो गई। द नॉन मतलब होता है जानना, फिक्स मतलब जो एक फिक्स वैल्यू है, जो वेरी नहीं करते, फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम मेजर कर सकते हैं, इज कॉल्ड यूनिट। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसे कंटिन्यू फ्लो में पढ़ोगे ना, तो एक्चुअल में बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। तो द यूनिट क्या होता है, द नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेजरमेंट, इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू एक्सप्रेस द कंपेयर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्वांटिटी, दिस कैन बी डन बाय द मैग्नीट्यूड मेजरिंग दैम। देखिए मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें,
एक्चुअल में हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे कुछ खरीदते हैं तो हम ये कहते हैं भैया हमें 1 लीटर तेल दे दो या 1 किलो चावल दे दो। तो हमने हर जगह हम अलग अलग क्वांटिटी का यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग क्वांटिटी है। और जब हम उससे 1 किलो लेते हैं तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करता है, तो जिस वैल्यू से कंपेयर करता है उसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट की ज़रूरत आप अपने नियरेस्ट में देख सकते हो। डेली लाइफ में कोई घर ले रहा तो उसके लिए साइज उसका मेंशन करता है, कोई कुछ ले रहा तो उसके लिए उसका साइज मेंशन करता है। यानी मेजरमेंट के बगैर तो लाइफ है ही नहीं। अगर आपकी कॉपी है तो उसका साइज भी A4 A5 A3 ऐसे कुछ साइज होगा। तो A4 A5 क्या, ये साइज है, डायमेंशन है। यानी मेजरमेंट तो किया है ना किसी चीज़ से तो कंपेयर किया है। तो मेजरमेंट की ज़रूरत हमारे मतलब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो आप बगैर मेजरमेंट के तो कुछ कर नहीं सकते। और यूनिट अगर नहीं होगा तो फिर आप कंपेयर किससे करोगे? आप क्या बोलोगे कि भैया चावल दे दो, कितना दे दो, हाउ मच क्वांटिटी, 1 kg। इट मीन्स कि आपने 1 kg के साथ उसे कंपेयर करना है। ठीक है, जब आपने मान लीजिए कि आप मार्केट गए, आप मार्केट से आपको फल लेना, आपने क्या बोला जाए कि भैया सेब दे दो, यानी कोई भी फल एग्जाम्पल, तो आपने बोल दिया कि सेब दे दो। तो वो ये पूछा ना कितना देना है, 1 बोरी देना है, 1 kg देना है, 10 kg देना है। तो कंपेरिजन इसे कहते हैं, मतलब मेजर करना कि कितना चाहिए। और जिससे कंपेयर करेंगे उसे कहते हैं यूनिट, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई क्वांटिटी है। हम इसका ना एक्चुअल में एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान है जिसका वेट है 15 kg का मतलब होता है किलोग्राम। जो किलोग्राम है ये यूनिट है। देखिए, एम से मास, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास, और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 15। अब मान लीजिए कि ये kg यहाँ पे नहीं होता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए kg यहाँ पे नहीं, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे सेब दे दो, मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट जाके बोला कि मुझे सेब दे दो, उसने पूछा कितना चाहिए, तो मैंने बोला 15। अब 15 चाहिए, 15 ग्राम चाहिए, 15 किलो चाहिए, 15 कट्टे चाहिए, ये 15 जो भी ट्रे आते हैं वो ट्रे चाहिए, वो तो मुझे उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे 15 kg चाहिए। तो kg यूनिट है। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो वो जो आपका नंबर होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, मेजर मास ऑफ इस टूल्स इज 15 टाइम इज नॉन एज क्वांटिटी। ठीक है, नॉर्मली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये यूनिट नहीं रहेगा ना तो ये जो नंबर है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए, कुछ यूनिट को इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि मेजरमेंट के लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया है, वो आपको हम बताएंगे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में 1 मीटर अदर कंट्री का 1 मीटर बराबर होगा, क्योंकि हमने इस स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई है कि आपके यहाँ पे मीटर इतना होना चाहिए, हमारे यहाँ पे मीटर इतना होना चाहिए। इसके कुछ फ़ायदे हैं, स्टडी आसान हो जाती है और चीज़ समझना आसान हो जाता है। तो और आगे देखते हैं, characteristic of a standard unit. A unit select for measuring a physical quantity should have following property. अगर हम किसी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड यानी अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 1 मीटर को तो इतना बोल रहा है, इस 1 मीटर का साइज किसी का इतना, किसी का इतना। कहते हैं कि एक हाथ कपड़ा ले आओ तो सबका हाथ का साइज अलग अलग होगा। तो उस चीज़ को वेल डिफाइन होना चाहिए ना कि भैया 1 मीटर इतना ही होता है। 1 मीटर मतलब जो भी उनका हिसाब किताब हो, ये नहीं कि 1 मीटर किसी का 90 सेंटीमीटर बैठ रहा है, किसी का 100 सेंटीमीटर बैठ रहा है, किसी का 110 सेंटीमीटर बैठ रहा है। तो ये हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। तो मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए। इट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट कह रहा नहीं भैया 1 मीटर इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है। ठीक है, तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए, शुड बी क्लियर होना चाहिए। मतलब उसमें कोई ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए कि कोई कहे कि नहीं भैया इतना होता है, ये इतना होता है। ठीक है, इट शुड नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस। अब देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए कि अभी मैंने बोल दिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और फिर मैंने उसे बाद में चेंज कर दिया किसी कारण, कि भाई मौसम ख़राब हो गया, या मतलब आपको जो भी स्टैंडर्ड यूनिट लेना ना, ऐसा नहीं लेना कि जो बदल जाए किसी कारण। तो अगर आपने कोई स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता तो 1000 मीटर ही होते हैं, वो बदलना नहीं चाहिए किसी कारण। ठीक है, अगर वो बदल गया तो फिर वापस स्टैंडर्ड यूनिट उसे नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इनकी कुछ कंडीशन है। इट शुड बी सूटेबल इन साइज।
नीदर टू लार्ज नॉर बी स्मॉल। और आपको ऐसी यूनिट लेनी है ना जो ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। अगर आप ज़्यादा बड़ी यूनिट ले लोगे तो आपको जब छोटी यूनिट लिखनी पड़ेगी तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट में लिखने पड़ेंगे, मतलब उन्हें लिखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ऐसी यूनिट लेनी है जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे मीटर हो गया। तो ये एक ऐसी यूनिट है जो डेली लाइफ में यूज करते हो और नॉर्मल ठीक है यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। और इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस और टाइम। अब देखिए, ऐसा भी नहीं कि इंडिया में 1 मीटर तो इतना होता है लेकिन अदर कंट्री में 1 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इंडिया में ऐसा नहीं, मतलब अदर कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 900 मीटर हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मैं छोटा था ना तो मैं रिफाइंड लाने जाया करता था, जिसे ऑयल कहते हैं, तो उस ऑयल के ऊपर 900 ml लिखा रहता था, लेकिन मैं उससे बोलता था भैया 1 लीटर रिफाइंड देता, तो वो मुझे 900 ml दे देता था। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट अगर नहीं होगा ना तो फिर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि समय के साथ साथ वो बदल जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी रिप्रोडक्टिबल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट शुड बी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल, मतलब इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यानी सभी कंट्री से एक्सेप्ट कर ले कि नहीं भाई ठीक है, तुमने जो बनाया है, जो तुम्हारी ये जो टेबल है ये ठीक है, इस चीज़ को स्टैंडर्ड मान लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। बेसिकली यूनिट को 2 मतलब भागों में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक है फंडामेंटल यूनिट, एक है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जिनसे हम अदर यूनिट ड्राइव करते हैं। हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी। इनका कहना ये है कि फंडामेंटल वो क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए टाइम किसी के चाहने या न चाहने से नहीं रुकता है, तो टाइम क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे मास, वजन यानी जो वेट होता है, मास होता है, मास का मतलब होता है वजन, किसी का वेट। ठीक है, तो वो भी किसी पे डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, लेंथ हो गया, लेंथ पे किसी पे डिपेंड नहीं रहता। ऐसा नहीं कि पृथ्वी का साइज बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, ये मतलब ये जो मास, लेंथ, टाइम है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स, मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इस फिजिकल क्वांटिटी को ही फंडामेंटल यूनिट कहता है। फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते और ये खुद, मतलब जो भी है खुद है। ठीक है, मास का एग्जाम्पल है केजी, ग्राम, पाउंड, ये तीनों यूनिट है। ठीक है, पहले पाउंड का यूज किया जाता था, ग्राम का भी यूज किया जाता, अभी भी ग्राम का यूज किया जाता है, केजी का भी यूज किया जाता है। लेंथ में मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये तीनों यूनिट आपने नॉर्मली डेली लाइफ में यूज किया होगा। टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है। ठीक है, अब डिराइव यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं उसे डिराइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी विच इट डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है उसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा एरिया का, देखिए L इंटू एल क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ यानी एरिया, तो ये ड्राइव यूनिट हो गया। इससे हमने ड्राइव किया, इसको हमने मतलब लिख के मेंशन, जो भी हो, ड्राइव का मतलब क्या होता है, लिखना, या उस चीज़ को हम खोलते हैं, जोड़ते हैं, जो भी हो। तो ड्राइव का मतलब क्या हो गया कि हमने 2 चीज़ों को मिलाकर हमने एक एरिया बनाया, तो इसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा दे रखा है स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का यानी लेंथ और टाइम का टाइम, तो ये भी क्या हो गया, एक ड्राइव क्वांटिटी हो गया। द यूनिट फॉर ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। जो ड्राइव क्वांटिटी होती है उससे जो यूनिट निकलते हैं उसे ड्राइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, FPT, MKS, ऐसा यूनिट। देखिए इसमें जो 4 दे रखे हैं ना, उसमें आपको बता देता हूँ। ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, ये सेकंड है, ये फुट है, पाउंड है, सेकंड है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। ऐसा यूनिट MKS को ही ऐसा यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने चीज़ों को कैसे अपडेट किया है। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फॉर फॉलोइंग सिस्टम आर कॉमनली यूज। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये यूज किया जाता था CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, डेट यूनिट ऑफ मास, जो ग्राम है वो मास में यूज होता है, इज ग्राम, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तो इस यूनिट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि यूनिट बहुत छोटे थे,
ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा छोटी कैसे थी, आगे बढ़ते हैं। तो सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी यूनिट देखिए फुट, पाउंड, सेकंड। फुट यानी जो साइज को नापता है, लेंथ को, पाउंड वजन को, सेकंड टाइम को। सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब आता है MKS पे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज kg एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम द इम्प्रूवमेंट द एक्सप्रेस ऑफ द वर्जन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए हमारे पास यहाँ 3 यूनिट थी, मतलब 3 सिस्टम थे जिसे हम नॉर्मली यूज कर सकते थे। तो हमने क्या देखा कि इसकी यूनिट छोटी है, इसकी यूनिट भी छोटी है, लेकिन जो ये मिली ना, ये हमें सूटेबल मिले। कहाँ सूटेबल्स मीन्स हम इसको यूज कर सकते थे कि इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो जब सब ने अपना रिपोर्ट रखा, तो ये जो MKS है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, इसलिए इसे SI सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। M का मतलब होता है मास, K का मतलब M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है kg, S का मतलब होता है सेकेंड। यानी मीटर का जो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, और जो मास का यूनिट है वो kg, और जो टाइम का यूनिट है वो सेकेंड है। तो नॉर्मली MKS को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसी को बाद में उन्होंने ऐसा यूनिट कह दिया गया। ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। द 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, लाइक 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास, ध्यान रखिएगा, मास, लेंथ एंड टाइम, were not sufficient at many other quantity like electrical current, heat and were introduced. Therefore more fundamental quantity add to the unit of mass. जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई ना, वैसे वैसे और चीज़ों को उन्होंने ऐड किया, लेंथ एंड टाइम एंड रिक्वायर्ड। The MKS system was modified with the addition of 4 other fundamental quantity and 2 the supplement quantity. अब इन्होंने क्या किया कि जैसे टाइम बदला वैसे वैसे उन्होंने चीज़ों को ऐड किया। तो पहले हमारे पास 3 थे, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद उन्होंने चेंज किया, उसके बाद ऐड किया उसमें टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। 2 और हैं, वो भी बताऊँगा आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, जिसे M से प्रेजेंट करते हैं। मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम होती है, जिसे kg से प्रेजेंट करते हैं। टाइम की जो यूनिट होती है सेकंड होती है, जिसे आप S से प्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, जिसे K से प्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट और भी कई सारी होती हैं, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है। तो आपको ज़्यादातर बड़ी बुकों में जब आप हाई लेवल के एजुकेशन में जाओगे तो आपको केल्विन ही मिलेगी। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। एम्पियर की भी कई सारी एम्पियर की यूनिट कई सारी नहीं होती, वो बस छोटी बड़ी यूनिट होती है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है। एम्पियर आपको हमेशा एम्पियर देखने को मिलेगा। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला होती है, जिसे CD से प्रेजेंट किया जाता है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मोल, जिसका आप केमिस्ट्री में यूज करने वाले हो। तो 2 और क्वांटिटी वो भी मैं आपको बता दूं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। आप इसे 2D और इसे 3D भी कह सकते हो। जब मैं आपको, या वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना मतलब इसका डेफिनेशन है, पता होना चाहिए। तो प्लेन एंगल में 2D होता है, और इसमें लाइक आप ये याद कर लो, प्लेन एंगल में क्या होता है, रेडियन होता है, जिसे RAD से प्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड एंगल में इस रेडियम होता है, जिसे SR से प्रेजेंट किया जाता है। अगर ये फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आसान है सब। ये 2D में बनता है, ये 3D में बनता है, इसलिए इसे सॉलिड एंगल कहते हैं। अब एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम, क्या फ़ायदे हैं SI सिस्टम के। तो सबसे पहले, इट इज कॉन्स्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, द ड्राइव यूनिट द फिजिकल क्वांटिटी आर इजिली ऑब्टेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए अगर SI यूनिट ना हो ना, तो जो हमारी स्टडी है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डिफ़िकल्ट कैसे, मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आप एक इंडिया के किसी स्टेट से हो, आप हरियाणा से हो, आपने हरियाणा में एक बुक पढ़ी, और फिर आप हरियाणा में बड़े होने के बाद आप कहीं और चले गए, फिर आपने वहाँ बुक पढ़ी, तो आपको ना चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको डीप स्टडी करना। तो जब वो स्टेट की बात थी, तो जब नेशनल लेवल की बात आई, जब स्टेट टू स्टेट, यानी जब नेशनल लेवल की बात है कि इंडिया से जाके कोई व्यक्ति बाहर जाके पढ़ता है अदर कंट्री में, और उसकी किताब की डेफिनेशन अलग है, उसकी चीज़ें अलग हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाएंगी, एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो केमिस्ट्री के फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी H2O, जो वाटर की जो भी केमिस्ट्री का नाम होता है H2O, वो इंडिया में भी यही मिलेगी आपको, अदर कंट्री में भी यही मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉरेन कंट्री में जाकर। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण हमने ऐसे ही सिस्टम को एक्सेप्ट किया।
It is the rational system of unit. It is used only one unit for the physical quantity in जूल। अब एक और बात की, एक यूनिट के भी कई मतलब एक क्वांटिटी के भी कई सारे यूनिट हो सकते हैं। जैसे क्या बताया इसने, जो एक रेशनल सिस्टम है, यूनिट वन यूनिट फॉर द वन फिजिकल क्वांटिटी, इट यूज जूल एट द यूनिट ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट एंड मैकेनिक। मैंने देखा जो जूल है, कुछ यूनिट ऐसे भी होते हैं जो कईयों के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये एक मतलब इसका एक फ़ायदा भी है, तो वो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये लिखना है, ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हमने ऐसे यूनिट को सिस्टम को जगह क्यों दी, हमने क्यों चुना ऐसा यूनिट को। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन वो एग्जांपल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उठाया और लिख दिया, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इट द मल्टीप्लाई ऑन सब मल्टीप्लाई कैन बी एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 10। तो नॉर्मली आपको 2-3 एग्जाम्पल याद करके रखना है कि हमें स्टडी को आसान करना था, चीज़ों को समझना था, और इनके डेरिवेशन, इन चीज़ों को आसान बनाना था, इसलिए हमने ऐसा सिस्टम को एक्सेप्ट किया। इसके एडवांटेज है ये। डेफिनेशन ऑफ बेसिक सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखिए इसका क्या नाम है, मीटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वैसे एक्चुअली इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मीटर क्या होता है। तो देख लेते हैं हम, वैसे अभी तक तो डेफिनेशन आई नहीं है कभी, फिर भी देख लेते हैं। द मीटर इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द लाइट वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ सेकेंड। अब इतनी बड़ी वैल्यू है कि कोई बच्चा याद तो रख नहीं सकता, तो डेफिनेशन तो छोड़ो ये, मतलब क्योंकि डेफिनेशन में ये न्यूमेरिकल ही है। उसने क्या बोला है कि जो ट्रेवल ऑफ लाइट है, लाइट वैक्यूम में जो ट्रेवल करता है, ठीक है, टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ सेकेंड। मतलब 1 मीटर को उसने डिफाइन किया कि जब लाइट इतना ट्रैवल करेगी वैक्यूम में तो उसे कहेंगे 1 मीटर। एक्चुअल में हम उसे इमेज नहीं कर पा रहे कि कितना वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये एक डेरिवेशन है, तो बस इन्होंने इसीलिए इसे डाल दिया कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा, जो आगे आप इसे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। वैसे आपको बस इतना याद रखना है कि जो मतलब आपसे कभी कोई मीटर की डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब जो लाइट है वैक्यूम में जब ट्रैवल करता है ड्यूरिंग इन ए टाइम इंटरवल, एक टाइम में जब वो ट्रैवल करता है, कितना ट्रैवल करता है, 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो उसे क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। वैसे किलोग्राम, द किलोग्राम इज द मास ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम prototype which was approved by the Conference Generals des Poids Majors held in Paris। जगह का नाम दे रखा है पेरिस, इन 1889 एंड कीप्ड इन द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल des Poids of Majors। अब देखो क्या होता है, पहले ना बटकेरे चलते थे, यानी हम जैसे मार्केट गए, मार्केट में हमने कुछ खरीदा तो वो क्या करता तो उनके पास लोहे के बटखेरे होते तो उसे कंपेयर करके मेजर करके दे देते हैं। तो वैसे ही प्लेटिनम इरिडियम के हमारे पास मतलब बटखेरे हुए करते थे, जिनसे हमने किलोग्राम का, वो 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का बनाया था वैसे सैंपल। तो उसी की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे, पेरिस में 1889 में। अगर आप ये डेटा याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड की बात करते हैं। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ द रेडिएशंस कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रांसिशंस बिटवीन 2 हाइपरिफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ cesium 133 एटम्स। फिर भी अगर आपको लगता है कि मतलब आपको डेफिनेशन पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी मैं देख लेता हूँ। एम्पियर, द एम्पियर इज द, मैं आपको आगे ही पढ़ाता हूँ, वैसे हमारे सिलेबस का ये कोई काम का उतना नहीं है। रीडियन क्या होता है, सप्लीमेंट यूनिट, इट इज़ द सप्लीमेंट यूनिट प्लेन एंगल। प्लेन इसमें देखिए 2D होता है। नॉर्मली आपको
और इसमें तो वैसे कोई वैसा है नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये सप्लीमेंट यूनिट इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगल जैसा होता है, या आपने एक सर्कल ले लिया, सर्कल का एक पार्ट काट के आपने निकाल लिया, तो उसकी बात हो रही है। 2D में होगा, जो रेडियन होगा ना वो 2D में होगा। प्लेन एंगल है, इट इज द प्लेन एंगल सब्टेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के सेंटर की बात हो रही है। बाय द आर्क, आर्क जो आर्क क्या होता है, जो सर्कल का बाहरी हिस्सा होता है उसे आर्क कहते हैं। ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियन ऑफ द सर्कल, इट इज द डिनोटेड बाय क्यू जैसा है एल बाय आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि आखिरकार ये होते क्या है, ठीक है। तो हम आगे की डेफिनेशन देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट यूनिट, देखिए जो आपको याद रखने वाली चीज़ है ना, जैसे कि आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ये बहुत मैटर करेगा। डेसी किसे कहते हैं, सेंटी किसे कहते हैं, मिली किसे कहते हैं। डेसी 10⁻⁻1, डी ए से प्रेजेंट करते हैं, डी का कहते हैं 10⁻1, सेंटी 10⁻2 एच। ये अलग चीज़, ये अलग चीज़ है। तो आप इन चीज़ों को अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12, फेमो 10⁻15 है, एटो 10⁻18, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा, अब इसमें देखो जो छोटी यूनिट है ना उसमें स्मॉल लिखे हैं, जो बड़ी यूनिट है ना उनमें क्या लिख रखे हैं, कैपिटल लिख रखे हैं। तो थोड़ा आप इस पर ध्यान देना। इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ 1 माइक्रोन, जो 1 माइक्रोन होता है 10⁻6 होती है मीटर में, इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ट किया है इसमें मीटर सेंटीमीटर में। बस आपको यही याद रखना है कि आपको ये ऊपर वाला टेबल याद करके रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, देखिए हमारे पास जितने भी क्वांटिटी है ना वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी पहले, सबसे पहले 3 थी। कौन कौन सी थी, टाइम, मास और लेंथ। तो आप जो भी डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन में पढ़ोगे इसमें आपको 3 ही चीज़ मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी, टाइम, मास, लेंथ, या मास, लेंथ, टाइम, कुछ भी कह लो, मतलब 3 ही चीज़ आपको मिलेंगी। तो बता देते हैं कि क्या क्या था डेफिनेशन। द पावर ऑफ विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम राइट S, M, L and T are rays which include the nature and not their magnitude। देखिए इसमें क्या है कि आपको कोई भी फॉर्मूला डेफिनेशन आपको इन फॉर्म में प्रेजेंट करना है, M, L, T के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। अगर आपको उसकी डायमेंशन बतानी है, उसके बारे में बताना, तो भी आप L, M, L, T के प्रेजेंट से करोगे। और उसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा। मैग्नीट्यूड नहीं होगा मतलब क्या है कि मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रखा है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ तो एक हो गया और फिर लेंथ दूसरा हो गया L, और तो इसका क्या हो गया L का स्क्वायर। जब आप इस L को स्क्वायर को आपको ML T के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, M0 L2 T0, यानी M0 क्या हो गया 1 हो गया, T0 क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, L स्क्वायर का L स्क्वायर बच गया। तो इन चीज़ों से आप क्या है, किसी भी फॉर्म को जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसे कहेंगे डायमेंशंस। इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई पावर नहीं कि डायमेंशन कितनी है, उसका लेंथ कितना है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, इसलिए इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। पावर देखते हैं 0 to 0। अब इसकी पावर की बात हो रही है 0 to 0, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ एरियाज इज मास इन मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टली। डेंसिटी, एक एग्जांपल और देखते हैं। डेंसिटी का क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का m होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी L का 3। वॉल्यूम में क्या होती है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। तो L इंटू बी इंटू एच करोगे तो L का 3 हो जाएगा। तो M तो M, L ऊपर आएगा तो -3 और T का 0। टाइम तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो फिर ये ऐसे हो गया। ये देख लेना कि नॉट देयर मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, बस ये डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहा है कि इनके क्या डायमेंशंस हैं। आगे देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला एंड ऐसा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला, अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला में देखते हैं क्या लिख रखा है। एन एक्सप्रेस अलॉन्ग विद द पावर ऑफ मास, लेंथ, टाइम विच इंडिकेट हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब एक रिलेशन बताता है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे, हाउ मच डिपेंड करता है। तो इनका एग्जांपल है स्पीड का। डिस्टेंस
डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोलते ही वेलोसिटी बन जाएगा, तो इन्होंने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना होता है, एल होता है, टाइम कितना होता है माइनस टी, ये भी टी होता है। तो डिस्टेंस यानी एल की पावर 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 1, तो ये डिवाइडेड है, बीच में देखिए डिवाइडेड का निशान हो, तो एल टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इसे डायमेंशन के फॉर्मूले से लिखेंगे तो m0 L1 t माइनस 1, जब m0 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, एल की वैल्यू 1 हो गई, एल की वैल्यू एल की पावर 1 तो एल ही रहेगा, और t माइनस 1 जब ये ऊपर है तो नीचे जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो टी की पावर 1 हो जाएगी। तो यानी हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। इन इट टेल अस दैट स्पीड डिपेंड अपॉन लेंथ यानी एल एंड टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन एम। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा स्पीड है वो किस पे डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंड है और लेंथ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वैसे ही और भी है डायमेंशनल इक्वेशन, ये भी देख लेते हैं क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी, एक इक्वेशन है इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन क्वांटिटी। द डायमेंशन क्वांटिटी ऑफ एरिया, इंटेंसिटी, वेलोसिटी आर गिवन अंडर। मैं फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन बनाते हैं हम, इक्वेशन ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इक्वेशन है। एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूले की मदद से हम इक्वेशन बनाते हैं, ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, इट्स कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। इस इक्वेशन को डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी आर गिवन अंडर। अब कुछ एग्जांपल दिए। एरिया का क्या है, m0 L2 T0, ये हमने ऊपर ही निकाला था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हमने एरिया का निकाल रखा है सबसे पहले m0 L2 T0। अभी कैसे निकाला ये आपको मैंने बता दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, L यानी लेंथ, लेंथ को किससे प्रेजेंट करेंगे, L से। ब्रिथ, ब्रिथ यानी वो भी लेंथ ही होता है, उससे भी किससे प्रेजेंट करेंगे, L से। तो L इंटू L, L का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना मास है ना टाइम है, तो हमने क्या लिखा m0 L2 T0, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे भी इन्होंने सीधा एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होता है, तो अभी हमने ऊपर निकाला था, देखिए ये हमने स्पीड निकाल रखा है, डेंसिटी भी निकाल रखा है। डेंसिटी मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो m1 L माइनस 3 T0, इस चीज़ को हमने सीधा नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। वॉल्यूम, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का L हो गया, टाइम का T हो गया, तो ऊपर आके T माइनस में हो गया। तो अब ये जो टेबल आई है ना भैया, ये टेबल बहुत काम की है, क्योंकि जितने भी आप आगे क्वेश्चंस करने वाले हो, कोई डेरिवेशन हो गया, कुछ भी हो गया, वो जितने भी टेबल्स हैं यहाँ से चीज़ें आएंगी। आपका एग्ज़ाम हो, यानी जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो यहाँ से बनेंगे। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप कैसे याद करोगे, ये भी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। जब आप इसे 2-3 बार कॉपी में लिख लोगे ना, तो ये एक्चुअली बहुत आसान लगने लगेगा। कुछ चीज़ें तो आपको यूज करते करते ही याद हो जाएंगे। जैसे फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये यूनिट याद रखना भैया, अगर मतलब ये बहुत ज़रूरी है इसमें। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या होती है, जूल। पावर का क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यूनिट क्या होती है, वॉट। एनर्जी का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्क, जूल, ठीक है। आपको ये चीज़ और ये चीज़ आपको लिख के याद करनी है। अगर आपके पास कोई अदर मतलब मेथड है याद करने का, तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप लिख के से याद कर सकते हो। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं अगर रेटिंग दूँ ना 5 में से कि कितना इंपॉर्टेंट हो, तो 4.9 मतलब मैं इसको रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। और ये टेबल आपको इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं याद करना, क्योंकि जब इसे आप याद करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ याद, मतलब सब कुछ ही याद करना है अप्रोक्सीमेट। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैज बीन क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरी ऑन द बेसिक डायमेंशन एनालिसिस। इन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, they are physical quantity which possess dimension and have constant fixed value, पैक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेट्रा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कह दिया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने डिवाइड किया वो क्या किया, डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी ऐसी चीज़ें जो कांस्टेंट है, जो बदलेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल में क्या है, दे आर द फिजिकल क्वांटिटी विच
बोथ डायमेंशनल एंड डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू, इसके पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। तीसरा है डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब देखिए कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि डायमेंशनलेस है, जिनके पास डायमेंशन नहीं है। दे आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव फोर्सेस डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। इनके पास डायमेंशन तो नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि एल के अंदर क्या है, मतलब इनके अंदर कोई डायमेंशन दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6, आपको नहीं पता कि मास कितना है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी डायमेंशन ही नहीं है इसके अंदर। चौथा है आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल। कुछ इसमें भी आपको जो यूनिट है, दे आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव फोर्सेस डायमेंशन एंड देयर वेरिएबल। इनके पास डायमेंशन तो है लेकिन इनके पास क्या है, यूनिट लेस है। देखिए अब जो ये एग्जांपल है ना, एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। नॉर्मली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा होगा डायमेंशन लेस भी होगा, नो यूनिट। देखिए ये आ गया ना, स्ट्रेन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है। डायमेंशन भी, इसमें डायमेंशन भी एक्चुअली नहीं है, लेकिन M0, L0, T1, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी यूनिट लेस होंगे। तो ये याद रखना, जो ये चीज़ है ना, ये पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जिसका डायमेंशन नहीं होता। तो स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा। तो नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें डायमेंशन कांस्टेंट था, डायमेंशन वेरिएबल था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट था, और तीसरा था डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी जिसके अंदर डायमेंशन तो था लेकिन वो वेरी कर रहा था। ठीक है। अब एग्जांपल, डिराइव द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ, राइट डाउन देयर डायमेंशन। डेंसिटी का आपको फार्मूला बताना कि डेंसिटी को आप कैसे करोगे। तो देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फॉर्मूला याद करके रखो या पूरा फॉर्मूला याद करके रखो, क्योंकि इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है आपको पूरा फॉर्मूला दे रखा है। आप यहाँ से पूरा निकाल सकते हो। जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वो टेबल तो नहीं दे रखी होगी, तो आपको वहाँ याद करना पड़ेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। मास का m होता है, वॉल्यूम का क्या होता है L⁻3, क्योंकि वॉल्यूम किन चीज़ों से मिलकर बना है, वॉल्यूम बनना है L × V × H, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो जब तीनों लेंथ ही है ना, तो तीनों को लेंथ करेंगे तो L का क्यों हो जाएगा, तो m डिवाइडेड बाय L। तो m का 1 हो गया, L का -3 हो गया, क्योंकि L नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -3। टाइम तो इसमें है नहीं, तो टाइम 0 हो गया। तो जब t⁻0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे पावर, वर्क और टाइम। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप देख लेना, इसमें कुछ है नहीं खास, वर्क और टाइम। तो जो वर्क होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का क्या होता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि फोर्स किन फॉर्मूलों से मिलकर बना पड़ा है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए इसीलिए टेबल आपको बना के दिया है, आप इस टेबल को याद कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई वैल्यू डेरिवेशन करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका डेरिवेशन दे दूंगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको टेबल याद करने के लिए कहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आप खुद करके देखना, मैं आपको इस बुक को आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप चीज़ों को पढ़ पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो इससे थोड़ा इसकी सीधी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे। इट स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ द ऑल टर्म ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप डायमेंशंस की बात करो तो अगर वो चीज़ क्वांटिटी सेम है तो उनके डायमेंशन भी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। इसका भी आप देखना, आगे बहुत अच्छा दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द कंपैरिजन एडिशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज द पॉसिबल ओनली इफ दे आर द सेम नेचर्स, दे हैव सेम डायमेंशंस। यानी अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो ना, तो दोनों तरफ आपके डायमेंशन सेम होने चाहिए। If the power of m, l and t are two sides of the given equation are same, then the physical quantity is correct। फिर वो physical quantity मतलब सही मानी जाएगी। अगर उनके पावर यानी m, l, t की अगर पावर सेम है दोनों साइड, तो उसे physical quantity करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज नॉट, अगर वो सेम नहीं तो गलत माना जाएगा। Therefore दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल फॉर चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक फिजिकल रिलेशन मस्ट बी डायमेंशनल होमोजेनिटिक है, ऑल द टर्म इन बोथ साइड इज इक्वल, मस्ट बी सेम एंड डायमेंशन इन इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। द लेंथ s, जो लेंथ s है, हैज़ बीन इक्वेट एस वेलोसिटी u क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, सब कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पर।
which is the first seems to be the meaningless, but if the equation of the dimension homogeneous, if the dimension of all the term in the both side is the same, then the physical meaning. now dimension of the various quantity of the equation are, देखिए s का मतलब डिस्टेंस होता है नॉर्मली, जब आप बड़ी क्लास में पढ़िएगा तो s का मतलब स्पीड नहीं होता है, s का मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर आपको कहीं s दिख गया तो स्पीड हो गया, s का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यानी s को क्या लिखोगे, l के पावर 1। अगर यहाँ पे s के ऊपर कोई पावर होती तो आप वो पावर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे s के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसलिए आपने क्या लिखा, 1 लिखा। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी एल डिवाइडेड बाय टाइम यानी टी माइनस में, तो ये वैल्यू भी हमने ऊपर देख रखी थी। टाइम का क्या होता है, t1 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में तो ऑलरेडी ये था, इसको आप t से डिवाइड कर दो तो t-2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको खुद याद करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि उससे मैं खुद मतलब आपको बताऊँ कैसे याद करना है, तो आपको खुद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 इज द कांस्टेंट एंड हैज नो डायमेंशंस। जो 1/2 है, जो इस फॉर्मूले 1/2 है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो इन वैल्यू को मैं पुट करके देखना है क्या ये इक्वल आते हैं। अगर इक्वल आए तो ये ठीक है, वरना ये गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, देयर इज द डायमेंशन ऑफ द टर्म लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, s = l⁻1 एंड डायमेंशन ऑफ टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का देखते हैं, ut + 1/2 at का स्क्वायर, l का स्क्वायर t की पावर -1 t का ये प्लस l की पावर 1 t की पावर -2 t का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पे आपने मतलब ये जो वैल्यू है ना वो इस फॉर्मूले में पुट आकर रखा, तो आपको जो मिला है वो क्या मिला है, l की पावर 1 + l की पावर 1। तो जब l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, जब 2 l हैं, दे आर द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 2l हो जाएगा। तो 2 क्या है, 2 एक लाइक आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब 2 तो एक वैसी क्वांटिटी जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो क्या होगा, आंसर l हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। जब दोनों सेम आ जाएंगे, ये और ये सेम आ जाएंगे, तो क्या होगा, डायमेंशनली होमोजेनियस। तो ये प्रूफ करना था आपको। तो जब आप इसके प्रैक्टिस कर पाओगे ना क्वेश्चन को, तभी आप एक्चुअली इसे कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे कर नहीं पाओगे। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर थोड़ा मेहनत करना, बहुत अच्छा ही है। डायमेंशनल इक्वेशन एप्लीकेशन एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशन एनालिसिस, आपको आप क्या है कि इनमें ना आपको खुद ये मतलब करना है। आपको यहाँ पे एफ दे रखा है, यानी फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस एल, ठीक है। तो इनको आपको वही पुट करके देखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है नहीं। अगर ये इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। तो कई सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको फिर भी कोई एग्जाम्पल समझना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द वन सिस्टम ऑफ द यूनिट टू अनदर सिस्टम। अब देखिए इसने क्या किया कि इनका कहना है कि हमको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ द यूनिट इज अनदर सिस्टम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे तो कोई इसमें ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट ख़त्म ही हो गया है, तो मैं इसे देख ही लेता हूँ एक बार क्या ही है। अदरवाइज ये पहले तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। अगर डायमेंशंस की इक्वेशन की क्या लिमिटेशंस है, द मेथड ऑफ डायमेंशन आर फॉलोइंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। इट डज नॉट हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व द वेरियस physical relations. The value of each content have to determine the sum experiment at the mathematically investigations. एक्चुअल में हमें नहीं पता कि उसके अंदर जो डायमेंशन लेस है, जैसे कभी कभी कोई क्वांटिटी आ जाती है ना, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। दिस मेथड इज फेल टू ड्राइव फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन टू द 3 factors, more than 3 factors.
ये कभी कभी फेल हो जाता है जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, 3 से ज़्यादा हो जाते तो बिकॉज ओनली 3 क्वांटिटी ऑफ आर ऑब्टेन बाय द कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT। जैसे ज़्यादा बड़ा इक्वेशन हो गया ना तो उसे डिराइव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इफ इट फेल द डिराइव्ड रिलेशन ऑफ क्वांटिटी इन्वॉल्व एक्सपोनेंटियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ फंक्शंस है जिनके ये ड्राइव नहीं कर पाता है। देखिए सबकी कुछ लिमिटेशन है, वही लिमिटेशन की बात हो रही है। द मेथड कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द ड्राइव्ड रिलेशन विच कंटेन मोर देन वन टर्म ऑफ द वन साइड ऑन बोथ साइड ऑफ द क्वांटिटी सच एज v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एक्सेट्रा वेयर सच रिलेशन कैन बी ड्राइव इनडायरेक्टली। कुछ चीज़ें जिसे हम डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकते हैं, अब पढ़ के भी समझ सकते हो, बहुत आसान है। अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मे नॉट बी द ट्रू फिजिकल रिलेशन बिकॉज द डायमेंशन क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द करेक्टनेस एज द फिजिकल क्वांटिटी। हम डायमेंशन को करेक्ट नहीं कह सकते हैं, मे नॉट बी ट्रू फिजिकल रिलेशन, ऐसा नहीं है कि वो सच्ची हो, बिकॉज द डायमेंशन क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट। डायमेंशन की जो क्वांटिटी है, इक्वलिटी है, नॉट मतलब सफिशिएंट नहीं कि हम उसे सही कह सकें। तो ये कुछ कह रहा है। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस हो गया। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, जरूर करना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और अगर फिर भी इसमें आपको कुछ बाकी रह गया, ये कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट करके क्या मतलब बता देना, मैं उसके लिए कि स्पेशली वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप चीज़ें समझ पाओगे। तो हमारी एक टॉपिक और रह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज, ये कह रहे कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में। तो सबसे पहले इन्होंने लिख दिया Q इज इक्वल टू एन यू, एन क्या नंबर है, यू क्या यूनिट है, लेस यू ये N1 एंड U1 इज रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी इज द वन सिस्टम ऑफ द N2 एंड U2 इज द अदर सिस्टम। तो इन्होंने क्या कहा कि एक क्वांटिटी को हम दूसरे क्वांटिटी में चेंज करना है, एक्चुअल में देखना हम कि ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। इफ द फिजिकल क्वांटिटी M1 L1 T1 can be fundamental unit in system and M2 L2 T2 can be fundamental unit of other system। दो यूनिट बताइए इन्होंने, दोनों की दो फंडामेंटल सिस्टम है। सिस्टम एंड डायमेंशन इन मास लेंथ एंड टाइम इन ईच सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस विद द ABC। दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम सेम है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली जब कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी ना पावर सेम होते हैं, यानी यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जूल है, पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है, ठीक है, एनर्जी की जूल होती है। लेकिन आपको कई जगह ऐसे भी देखने को मिलेगा जहाँ पे उनकी जो यूनिट है वो सेम है, तो हम यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है, दो चीज़ों को इन्होंने लिख दिया, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब इन्होंने डिवाइड किया ना तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिला, विल अप्लाइंग द अबव रिलेशन एंड सिस्टम यूनिट द फर्स्ट सिस्टम विच द न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन द अदर्स ऑफ सेकंड सिस्टम। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये आपको नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या था, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन, डायन भी एक यूनिट है, ठीक है। तो इन्होंने 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी तरीके से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आज बहुत बड़ी हो गई, तो आगे से मैं यही कोशिश करूँगी वीडियो छोटी हो। तो आपका एक अच्छी बात है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने डिप्लोमा मतलब 2021 पास आउट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया था। तो अगर आपको कोई इशू है, और ये जो भी है HSBT के लिए, तो जितने क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो टेबल्स बताई वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कई ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे थे, और 2019 के बाद वैसे भी सिलेबस 18 में सिलेबस चेंज हो गया था समथिंग। तो जो भी इसमें आपको न्यू वर्जन ही मिला है आपको, तो आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।